हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14, दैट मींस कार्बन फैमिली। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। तो जनरली अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 14 की, तो बच्चों इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली अनरिएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होने लग जाती है। तो वही रिएक्टिविटी हमें डिस्कस करनी है कि ये रिएक्टिव फॉर्म में क्यों नहीं होते हैं और डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है। तो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी विद एयर या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो आपके पास टू फॉर्म्स निकल के आती है। कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं, वो टू फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है। वो टू फॉर्म्स होती हैं, एक तो मोनोऑक्साइड और एक होते हैं डाइऑक्साइड्स। ठीक है, मोनोऑक्साइड्स एंड सेकेंड वन इज द डाइऑक्साइड। अगर मोनोऑक्साइड के अंदर होते हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 14 के, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। और डाइऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +4। तो अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें हम मोनोऑक्साइड की, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, MO, जिसमें ये जो M है, M इज द कार्बन फैमिली एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द कार्बन फैमिली है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और अगर इसके जनरल फॉर्मूले की बात करें तो MO2 रहेगा, जिसमें कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहेगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि कैसे कैसे बन रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया काशी गए संत प्रभु, याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर मोनोऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन 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 जोड़ते जाओ, दिस वन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इधर आपको डाइऑक्साइड बनाने तो क्या करोगे, वही लिखोगे काशी गए संत प्रभु। ठीक है, और क्या करोगे, O2 लगा दो। तो ये आपके पास डाइऑक्साइड्स आ गए। अब इन मोनोऑक्साइड्स के नेचर की बात कर लेते हैं, देन इनकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो CO होता है वो होता है न्यूट्रल। ओके, और अगर SiO की बात करूं तो ये क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जर्मेनियम जो मोनोऑक्साइड है वो भी क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और जो ये दोनों होते हैं वो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। ठीक है, अब इसमें एक और चीज क्या है वो भी आपको देखनी है। तो देखो, जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ये किस फॉर्म में है, +2 फॉर्म में। और आपको पता है कि इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। दैट मीन्स जब कार्बन +4 के अंदर होता है तो क्या होता है, स्टेबल होता है। बट यहाँ पर क्या है, +2 फॉर्म के अंदर है। इसका मतलब ये क्या करेगा, +4 के अंदर चेंज होगा, और जैसे ही चेंज होगा इसका मतलब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो कोई भी अदर जो आपके पास कंपाउंड रहेगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, उसमें रिडक्शन हो जाएगा। तो रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, CO। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ज्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे मैंने क्या किया, एक यहाँ पर मेटल ऑक्साइड ले लिया, और मेटल ऑक्साइड में जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे और फिर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जिंक और CO2 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये रिएक्शंस आपने पढ़ी भी होंगी 10th में कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज में लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जिंक जो है वो किस में चेंज हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में चेंज हो रहा है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2,
और यहाँ पर क्या है 0, एलिमेंटल फॉर्म में 0 ही होती है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किया, इसमें रिडक्शन हो गया, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, यहाँ से। ठीक है, कार्बन जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो CO2 में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ जो CO होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब अगर हम इसकी बात करें SiO की, ये क्या होता है, कब एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर, ये और आपको माइंड में रखना है। अगर आपने रूम टेम्परेचर रखा है तो SiO सिलिका जो मोनोऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन होगी ही नहीं। ठीक है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन किस पे होती है, हाई टेम्परेचर पर। तो ये आपको माइंड में रखना है, ये जब हाई टेम्परेचर होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये थे मोनोऑक्साइड्स। अब हम डाइऑक्साइड्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, डाई जो ऑक्साइड्स होते हैं उसमें जो CO2 होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, SiO2 जो होता है वो CO2 से लेस एसिडिक नेचर का होता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो ये और भी लेस एसिडिक होगा, और फिर जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करने लग जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है अच्छे से, एसिडिक नेचर क्या है, एम्फोटेरिक क्या है, बेसिक क्या है, तो ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, ये चीज मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर समझा दिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये तो नेचर की बात हो गई, ये चाहे टिन डाइऑक्साइड हो, लेड डाइऑक्साइड हो, चाहे टिन मोनोऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड हो, ये इसका मतलब टिन और जो लेड है वो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों में ही एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। ठीक है, बट कार्बन में ज्यादा वेरिएशन आते हैं। देखो CO के फॉर्म में +2 फॉर्म में है तो न्यूट्रल, और +4 में है तो एसिडिक। क्लियर। अब क्या होगा, देखो इस CO2 की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। CO2 क्या होता है, गैस फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, बट अगर जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो इसका नेम ही चेंज हो जाता है। जो सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड CO2, उसको एक आप नाम देते हो ड्राई आइस। आइस जैसे स्ट्रक्चर होती है इसलिए उसको आप ड्राई आइस बोलते हो। ठीक है, बट इसका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, लेस वेट, या हम कहें यहाँ पर मिनिमम वेट होता है, बहुत ही कम, मिनिमम वेटेड होती है ये। ठीक है, तो आपने जो ये ड्राई आइस है इसका नाम सुना भी होगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी ये यूज में आती है। और बच्चों आप डिस्को वगैरह भी जैसे न्यूज ये आपके मूवीज वगैरह होती है इनमें आप देखते भी हो, जो डिस्को होते हैं उसमें जितने भी आपके पास डांसिंग फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, देखने को जो मिलते हैं, उसमें नीचे धुआं धुआं रहती है, नीचे रहती है, ऊपर नहीं रहती। एंड ये सॉलिड CO2 होता है बच्चों, ये क्या हो जाता है, बिना मेल्ट हुए ही सब्लिमाइज हो जाता है इजीली। ठीक है, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं SiO2 की, तो SiO2 का एक पर्टिकुलर नेम होता है, वो आपको ध्यान रखना है, सिलिका। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट था आपका रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिएक्टिविटी विद वाटर। ओके, अब देखो जब वाटर के साथ अगर हम रिएक्टिविटी देखते हैं तो जो कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है, अनअफेक्टेड बाय वाटर। इसका मतलब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं करते हैं वाटर के साथ रिएक्शन, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ड्यू टू स्टेबल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर मैं टिन की बात करूं तो जो टिन होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। कौन से वाटर के साथ, कोल्ड के साथ, हॉट के साथ या स्टीम के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और ये क्या बनाएगा, SiO2 सिलिका की फॉर्मेशन कर लेता है, और यहाँ से क्या रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब इससे जब नेक्स्ट आते हैं लेड, तो लेड भी क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, इसकी तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल भी नहीं होती, +2 होती है, तो इसका रीजन दोगे ड्यू टू
form protective layer on its surface of lead oxide। ठीक है, जो लेड ऑक्साइड यानी कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लेड डाइऑक्साइड। ये ध्यान रखना, ये डाइऑक्साइड है। तो ये डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यानी कि आपके पास ये क्या है, लेड है। और आपको पता है कि बाहर एनवायरमेंट में मॉइस्ट भी होता है, तो इसकी जो सरफेस पर ये मॉइस्ट से रिएक्ट कर लेगा और क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ठीक है, ये एक क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होगी ये किसकी होगी, लेड डाइऑक्साइड की होगी। तो ये अंदर की जितना भी लेड होगा उसको वाटर के कांटेक्ट में नहीं आने देगी, मॉइस्ट के कांटेक्ट में नहीं आने देगी और रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी क्या होता है, अनअफेक्टेड होता है। जैसे हमने एल्यूमिनियम के अंदर बताया था कि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। और यहाँ पर लेड वाटर के साथ अनअफेक्टेड रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो ये पॉइंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी देखनी है, अच्छे से समझना, इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन के आते हैं। तो वो देखो, सबसे पहले तो ये कि हैलोजेंस के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड। ठीक है, हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, बट इसमें एक एक्सेप्शन केस होता है। वो एक्सेप्शन केस क्या है कि जो कार्बन होता है वो डायरेक्ट हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। कार्बन डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद हैलोजन। ठीक है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो बच्चों, जो कार्बन होता है इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और जो हैलोजेंस होते हैं इनका साइज एज कंपेयर टू कार्बन क्या होता है, लार्ज होता है। तो ये कार्बन जो है वो उन लार्जर हैलोजेंस को डायरेक्टली होल्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो बाकी सारे क्या कर रहे हैं, हैलाइड्स बना रहे हैं। कार्बन भी हैलाइड्स बनाएगा बट डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इसमें जो हैलाइड्स बनते हैं वो भी टू फॉर्म्स के अंदर बनते हैं। जैसे आपके पास एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई थी, टू फॉर्म्स आई थी, सेम एज इट इज हैलाइड्स भी जो होते हैं वो टू फॉर्म्स के अंदर होते हैं। कौन कौन सी बनाएगा, एक तो डाई हैलाइड और एक जो सेकेंड होते हैं वो क्या होते हैं, टेट्रा हैलाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो आपके पास जो डाई हैलाइड्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, MX2, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, MX4। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो आपके पास कार्बन फैमिली का एलिमेंट है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +4 है। ठीक है, तो जो यहाँ M होगा वो कौन कौन होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल कौन होता है, आपको पता है कौन कौन, जर्मेनियम और टिन एंड लेड। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट क्या निकल के आया, कार्बन एंड सिलिकॉन जो होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा हैलोजन के साथ, रिएक्ट तो करेगा बट डाई हैलाइड्स की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, डोंट फॉर्म डाई हैलाइड। क्योंकि इनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती, रीजन ये देना है। ठीक है, आप ये रीजन दे सकते हो, ड्यू टू +4 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें MX4 की, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मेटल की कार्बन के जितने भी फैमिली के जो एलिमेंट्स है वो सारे टेट्रा हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो M = कार्बन भी होगा, सिलिकॉन भी होगा, जर्मेनियम भी होगा, टिन भी होगा और लेड भी होगा। ठीक है, तो देखो अभी मैं पहले एक बार डाई हैलाइड्स में एक पॉइंट और बता देती हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है थर्मल स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी पूछते हैं तो आपको पता है ये जो डाई हैलाइड्स बनेंगे कौन कौन सा बनेगा, जर्मेनियम X2 एंड आपके पास आता है टिन X2 एंड लेड X2।
ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, या फिर हम कहें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो जहां पर स्टेबल होगी वहां पर थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब, ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, लैड की। देन उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी का, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, तो आपके माइंड में होना चाहिए। अब बात आती है टेट्रा हैलाइड्स की। तो जो टेट्रा हैलाइड्स होते हैं वो सभी एलिमेंट्स बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पर ये बना लेंगे। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, एंड कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। इसका मतलब ये जितने भी टेट्रा हैलाइड्स होंगे उनका नेचर कैसा होना चाहिए, कोवेलेंट नेचर होना चाहिए, ठीक है। बट हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो कोवेलेंट नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आयोनिक नेचर क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। अब इसका रीजन क्या है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन जो है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, फिर उससे नीचे आ रहे हैं हम, टिन भी है, लेड भी है, तो +2 इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब आपके पास जो कोवेलेंट नेचर के कौन कौन होंगे ये ध्यान रखना है। तो कोवेलेंट नेचर के कौन होंगे, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रही हूँ, आपके पास है CX4, ठीक है, या फिर मैं CCl4 बोल दूं। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके पास है जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, X4 एंड GeX4, ये क्या होंगे, कोवेलेंट नेचर के। अगर आयोनिक नेचर पूछा जाए आपसे तो अगर आपसे आयोनिक नेचर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि कौन कौन है आपके पास, जो टिन एंड लेड है वो क्या होगा, आयोनिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये टेट्रा हैलाइड्स थे। अब इन टेट्रा हैलाइड्स में और भी चीजें बचती है, वो देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों टेट्रा हैलाइड्स में मैंने आपको कहा आयोनिक नेचर किनका है, एक तो आपके पास टिन और एक लेड का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने PbX4 लिखा है, जिसका नेचर कैसा है, आयोनिक नेचर है, ओके। अब मैंने क्या किया, इसमें जो X है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लेड के साथ चारों लगा के देख लिया, मतलब PbF4, देन PbCl4, देन PbBr4 एंड PbI4। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या बन के आता है वो देखना है। देखो बच्चों, यहाँ पर PbF4 मोर स्टेबल होता है, ठीक है, इससे कम लेस स्टेबल ये है, ये भी लेस स्टेबल है, बट PbI4 है वो बनता ही नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। वो क्या है, देखो बच्चों अच्छे से समझना, कि जब भी लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि PbO2 है, वो भी क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सेम एज इट इज यहाँ पर जो लेड ऑक्साइड डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये +4 के अंदर ही है, तो यहाँ पर जो लेड है वो किसमें है, +4 के अंदर है, और जो आयोडीन आई नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये तो 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड आपके पास जो आई नेगेटिव होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यानी कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है, बन गया सपोज करो, और आपने किसी अदर कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो ये तो क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और उसमें ये
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये कौन सी रिएक्शन परफॉर्म करेगा, क्या ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा किसी को या रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें दोनों में ये दोनों कैरेक्टर होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अगर पूछे तो आपके पास ये ऑर्डर आएगा और ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास हेलोजन का कंसेप्ट। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन के आता है कि जब ये हेलोजन्स के साथ रिएक्ट करके हैलाइड्स बना रहे हैं, तो अगर इन हैलाइड्स की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो क्या ये रिएक्शन करते हैं या नहीं करते, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम में बता सकते हो ये। तो देखो बच्चों, इसके अंदर अगर मैंने आपके पास ये लिख दिया, क्या मैंने एक रिएक्शन दे दी, ठीक है, काफी बार रिएक्शन फॉर्म के अंदर भी आ जाता है। तो मैंने अगर आपको रिएक्शन दी CCl4 प्लस H2O एंड मैंने एक रिएक्शन आपको दे दी CiS4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड प्लस H2O, रिएक्शन बताओ, ठीक है। तो अगर आपको माइंड में होगी चीज तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन लिखोगे, और यहाँ पर रिएक्शन होती है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेट्रा हाइड्रोक्साइड्स लग जाएंगे, OH नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, 4 Cl नेगेटिव रिप्लेस हो जाएंगे, दैट मीन्स HCl बन जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, यहाँ पर Cl कितने हैं 4, अगर हम यहाँ 4 लगाते हैं तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 8 एंड ऑक्सीजन 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4H2, ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन, बट यहाँ रिएक्शन नहीं होती। अब अगर आपको इस फॉर्म में आए तो आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या CCl4 does not react with water but silicon tetrachloride react with water, why? क्यों, ऐसा क्यों, एक ही फैमिली के मेंबर है और टेट्रा हैलाइड्स ही बन रहे हैं, ठीक है, टेट्राक्लोराइड्स बना रहा है, फिर भी ये रिएक्शन नहीं हो रही है। तो एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, और अगर आपके माइंड में हो तो आपको पता है कि जो कार्बन है वो फर्स्ट फैमिली का मेंबर है, ठीक है, फर्स्ट फैमिली मेंबर है, तो इसका एनालॉगस बिहेवियर होता है, जैसे हम पहले में पढ़ते आ रहे हैं, स्मॉल साइज है, हाइनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, एंड थर्ड वन इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इसका रीजन है, तो आपको रीजन 1 मार्क्स में आता है तो आप ये बोल सकते हो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, वो क्या कि देखो बच्चों, यहाँ पर जो H2O होता है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या होता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने SiCl4 लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होता है, Cl बॉन्ड ऐसे ही नहीं टूटता, ये ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन को दे देता है, ठीक है, और जैसे ही देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा फर्स्टली, मतलब ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बीच में क्या बन गया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को देगा। अब सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे ऑर्बिटल में, ठीक है, चारों ही क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं, और वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो ये एक्सेप्ट कैसे करेगा। तो हम ये कहते हैं जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, बट कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल, नॉट P नॉट F, कौन सा होना चाहिए, D ऑर्बिटल, ठीक है। तो D ऑर्बिटल जिसके पास है वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो ऑक्सीजन अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्यों बना, क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या है, D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, आउटर D ऑर्बिटल वेकेंट है, बट कार्बन के पास आउटर D ऑर्बिटल नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पता हो तो कैसे, देखो कार्बन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, यही होता है। क्या 2p के बाद 2d आता है, नहीं आता। कौन सा D ऑर्बिटल, हमें कहीं D ऑर्बिटल कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, थर्ड एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब अगर हम सिलिकॉन का देखें तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, 3s2 3p2, ठीक है, यही आता है। और 3p के बाद क्या आ सकता है, 3d। इसका मतलब इसके पास D ऑर्बिटल है बट इसके पास नहीं है, ठीक है।
तो इसीलिए जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट यहाँ पर जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है वो रिएक्ट कर लेता है और टेट्रा हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, रीजन आपको देना है क्या कि CCl4 में क्या नहीं होता, वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल CCl4 डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। क्लियर है? तो ये आपका था रिएक्शन विद हैलोजन। अब बच्चों जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्राइड्स आपको समझना है अच्छे से। देखो नेक्स्ट मैंने फोर्थ आपको बताना है रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है हाइड्रोजन्स के साथ ये रिएक्ट करके कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, बट जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन ही क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स, और जनरल फॉर्मूला क्या होगा, MH4। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो आपको पता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन 4 लग गए, इसका कॉमन नेम क्या होता है, मीथेन। ऐसे सिलिकॉन के साथ H4 लग जाएगा, जर्मेनियम के साथ H4 लग जाएगा, एंड टिन के साथ H4 लग जाएगा, और लेड के साथ H4 लग जाएगा। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना है कि जो कार्बन होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके लार्जर अमाउंट में ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना, कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके लार्जर अमाउंट में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। हाइड्रो जो कार्बन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट जो रिएक्टिविटी आती है वो आती है एसिड एंड बेस के साथ, वो देख लेते हैं फटाफट। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट रिएक्टिविटी है वो एसिड और बेस के साथ देखनी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कार्बन, सिलिकॉन एंड जो जर्मेनियम होता है डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बेस के साथ तो जो कार्बन होता है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नॉट रिएक्ट विद बेस। ठीक है, बाकी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बट कैसे रिएक्ट करेंगे वो भी मैं बताऊंगी। तो एसिड्स के साथ रिएक्ट कौन नहीं करता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, कार्बन बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें और कौन बचा, टिन और लेड। तो टिन और जो लेड होते हैं वो डाइल्यूटेड जो एसिड्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि जो टिन एंड जो लेड है रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl या HNO3, बट जो लेड होता है डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लेड सल्फेट, जो कि क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे लेड डाइऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, सेम एज इट इज लेड सल्फेट की भी क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात आती है बेस के साथ रिएक्शन। तो कार्बन तो रिएक्ट नहीं कर रहा बेस के साथ, लेकिन जो अदर्स होंगे वो बेस के साथ रिएक्शन शो करते हैं, बट इतनी ज्यादा भी नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपके पास अगर एक्वस बेस होता है, मतलब बेस के साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल, एक्वस फॉर्म होनी चाहिए, तभी रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद एक्वस बेस। ठीक है, एक्वस बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो ये कुछ रिएक्टिविटीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों हमें क्या करना है, जो कार्बन है उसका एनॉमलस बिहेवियर क्यों आया, वो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, वही पॉइंट्स बताने हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट आप कर लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक तो हम कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं,
एक तो वो डिस्कस करेंगे और एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, देन आपकी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। ओके, टेक केयर।